नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों को कंबाइन लेके चलने वाले नए इनिशिएटिव की ओर। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, व्हाट इज ट्रू अबाउट नवरत्न स्टेटस। चलिए, नवरत्न स्टेटस, महारत्न स्टेटस और मिनी रत्न स्टेटस, ये तीन टाइप्स के जो स्टेटस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यह चीज़ क्यों करंट में है तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली एक कंपनी को क्या दिया गया है, नवरत्न स्टेटस दिया गया है। ठीक है, अब वो कौन सी कंपनी है, क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। नवरत्न कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स। दूसरा, नवरत्न कंपनीज आर क्लासिफाइड एज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तीसरा, आरसीएफ रिसेंटली गॉट नवरत्न स्टेटस। और चौथा, 9 PSEs गॉट दिस स्टेटस सो फार। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जो नवरत्न कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स है, ये प्राइवेट नहीं है, यह कैसा है, यह है गवर्नमेंट फर्म है। कैसी है, गवर्नमेंट फर्म है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है, हमें क्या पूछा है, ट्रू पूछा है। तो ट्रू पूछा है, उसके हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे एक है तो एक गलत हुआ, एक है ये भी गलत हुआ, यहाँ पे है नहीं। देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा है, यहाँ पे भी दूसरा और तीसरा है। तो इसका मतलब नवरत्न कंपनी आर क्लासिफाइड एज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये बात सही है। और रिसेंटली आरसीएफ जो है, आरसीएफ को यह स्टेटस मिला है, यह बात भी सही है। अब देख लेते हैं चौथा सेंटेंस। अगर वो सही होगा तो डी हमारा सही आंसर होगा, और अगर वो गलत होगा तो सी हमारा गलत आंसर होगा। देखिए, 9 PSE गॉट दिस स्टेटस सो फार। क्या 9 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को यह स्टेटस मिला है क्या? ठीक है, तो फिलहाल आपके हिसाब से पता होगा कि ये क्वेश्चन भी, ये सेंटेंस भी हमारा सही है। सो ऑप्शन डी जो है, यह डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्या हुआ है, हुआ यह है कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि आरसीएफ, देखिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि आरसीएफ इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइज हेडक्वार्टर इन मुंबई वॉज ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस। ठीक है, किन्होंने दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने दिया है। चलिए अब ये बताइए कि यह जो डिपार्टमेंट है यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बताइए कि यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न, ये जो तीन टाइप्स के स्टेटस है यह कौन देता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको बात पता होनी चाहिए। तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में फ़िलहाल नहीं कवर कर रहे हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो आपकी डिमांड को फुलफिल करते हुए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न, ये तीनों टाइप्स के कंपनीज का वेरिएशंस लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी ओर से डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What is false? चलिए क्या गलत है अबाउट एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 इनिशिएटिव। चलिए, एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 इनिशिएटिव अभी किसी ने लॉन्च किया है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें 4 सेंटेंस दिया है, उनमें से एक सेंटेंस कैसा है, गलत है, बाकी के 3 कैसे है, 3 सही है। पहला, इट इज़ लॉन्च बाय ASI। क्या इसको ASI ने लॉन्च किया है? यस, दिस वन इज राइट। दूसरा, इट इज़ डिज़ाइन टू फैसिलिटेट कॉरपोरेट स्टेक होल्डर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। क्या कॉरपोरेट सेक्टर के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है? यस, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, द गोल इज टू एनहेंस द ओवरऑल विजिटर एक्सपीरियंस वाइल प्रिजर्विंग एंड शोकेसिंग इंडिया कल्चरल ट्रेजर। बिल्कुल ये बात भी सही है। अब आपको पता होगा कि सबसे पहले एडॉप्ट हेरिटेज 1.0 या सिर्फ एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि आपके कंट्री में जो भी हमारे हेरिटेज है उस हेरिटेज को क्या किया गया है, उसके कंजर्व करने के लिए हमने क्या किया है, PPP मोड अपनाया हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट कुछ महीने, कुछ साल के लिए उसको क्या कर सकती है, उसको लीज पे, यानी कि कोई कंपनी को उसके प्रोटेक्शन के लिए दे सकती है
कि भैया अब से लाल किले की जिम्मेदारी आपकी, उसके बदले में आपको हमें इतना पैसा देना है, क्योंकि लाल किले में जो भी जगह है मेंशन किया होगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 सेंटेंस सही है, और तो जाहिर है कि चौथा सेंटेंस गलत होगा। लेकिन क्या गलत है कि इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल ऐप विल बी लॉन्च अंडर दिस इनिशिएटिव। नहीं भैया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा लेकिन इनक्रेडिबल इंडिया उसका नाम नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा। तो भैया क्या नाम है जो एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं, उसका नाम है इंडियन हेरिटेज। इनक्रेडिबल इंडिया तो हमारा टूरिज्म वाला एक लोगो है, पता है? जी हाँ, उसकी टैगलाइन है, यहाँ पे ये नहीं है। चलिए, आपको जैसे पता है कि यह ASI ने लॉन्च किया हुआ है, और ASI ने सबसे पहले एडॉप्ट हेरिटेज जो लॉन्च किया गया था उसके हिसाब से हमें क्या करना है, कॉरपोरेट स्टेक होल्डर को हमें इन्वॉल्वमेंट करना है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर जितना भी पैसा इसमें, इस स्कीम में, इस इनिशिएटिव में लॉन्च करेंगे, जितना खर्च करेंगे, वो सारा का सारा पैसा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के तहत क्या किया जाएगा, उसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मतलब कि कंपनी के ऊपर तो एक प्रेशर रहता ही है कि भैया कैसे ना कैसे करके साल के अंत में हमारे जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% हमें CSR में क्या करना है, एक्सपेंस करना है। ठीक है, तो यही पैसा हम अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें। तो यही सोच के बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर ने इस स्कीम में इनिशिएटिव लिए रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ थोड़ा सा विचित्र आपके लिए कह सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा ऑड है और लाइन से हटके बनाया हुआ है। क्या लिखा है, बिसाइड शक्तिकांता दास who earned A+ grade in the Global Finance Central Bank Report Cards 2023। देखिए क्या हुआ है कि अभी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट कार्ड में शक्तिकांता दास को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल बैंक के तौर पे एक बढ़िया काम करने वाले चेयरमैन के रूप में उनको नॉमिनेट किया गया है, उनको क्या दिया गया है, A+ ग्रेड दिया है। लेकिन यह अकेले इंसान नहीं है, उनके अलावा जो थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा अतरंगी क्वेश्चन कभी कभी अगर किसी पेपर सेटर को लगा तो वो पूछ सकते हैं कि भैया आप बहुत G20 रट के बैठे हो, आपने बहुत सारा IR पढ़ के बैठा है, चलो थोड़ा सा हम विचित्र क्वेश्चन आपके सामने पूछते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने थॉमस फ्लेयर फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड न्यूगेंग थी हांगकांग फ्रॉम थाईलैंड। दूसरा है थॉमस जे जॉर्डन फ्रॉम स्विट्जरलैंड और न्यूगेन पोंग फ्रॉम वियतनाम। थॉमस जे जॉर्डन फ्रॉम आयरलैंड और न्यूगेंग केन थी होंग फ्रॉम वियतनाम। और एक और नाम है थॉमस जे जॉर्डन फ्रॉम स्विट्जरलैंड और एनग्यूंग थी होंग फ्रॉम वियतनाम। तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड का थॉमसन भैया और वियतनाम का न्यूगेंग येन थी होंग फ्रॉम। बहुत विचित्र नाम है, मैंने तो इसके सामने सरेंडर कर दिया, मुझे तो नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना याद रखना है कि भैया NGT थिंग थोंग। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है जो कि कहाँ का है बंदा, वियतनाम का है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर है। और यह जो रिपोर्ट आ रहा है, कौन सा, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आ रहा है, यह 1994 से कैसा आ रहा है, एन्युअली आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास को यहाँ पे A+ रेटिंग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन अगर कोई पूछ सकता है, अगर आप इंटरव्यू में देने जा रहे हो तो भी आपको पूछा जा सकता है कि वेयर वॉज द लास्ट ब्रिक इनोवेशन फोरम होस्टेड। भैया ब्रिक्स की फोरम की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, यह बात कर रहे हैं ब्रिक्स के इनोवेशन फोरम के बारे में। तो क्या दिल्ली में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, शंघाई में हुआ था, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डी वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया,
क्यों? क्योंकि सर जी दिल्ली, ब्राज़ील, सांघाई या एक और कंट्री का नाम दे सकते हो तो हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि ये हुआ था रसिया में, ठीक है। और हमें यहाँ पे डी में नॉन ऑफ दी अबव किया हुआ है तो आंसर हमारा डी आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया दिल्ली, ब्राज़ील और सांघाई तीनों में से कहीं पे भी नहीं हुआ था, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कि फिलहाल ब्रिक्स जो है, यह ब्रिक्स हमारा बहुत ही न्यूज़ में रहता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी? अरे भैया कोकोनट पीने की बात कर रहा है, सुबह सुबह में आप जो नारियल पानी पी रहे हो उसी के रिगार्डिंग कुछ बात चल रही है। क्या पूछ रहे हैं कि एशियन और पैसिफिक की जो कोकोनट कम्युनिटी है उनमें से नीचे दिए गए में से कौन मेंबर नहीं है? आयरलैंड, इंडिया, केन्या और थाईलैंड। चलिए बताइए। तो थाईलैंड भी इसका मेंबर है, केन्या भी इसका मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, तो कौन सा आंसर आएगा? आयरलैंड जो है यह हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है कि अभी क्या हुआ है कि वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 2 सितंबर के रोज। और इसमें हम अगर देखने जाए तो एशियन और पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी यानी कि एपीसीसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है। कब हुआ था? 1969 में। और उसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लेते आपको वो कहाँ याद रखना है? जकार्ता, इंडोनेशिया में याद रखना है। कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल है? तो याद रखना अपना सबसे प्यारा भारत, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, केन्या और वियतनाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 कंट्री का नाम आपको याद होना चाहिए कि कोकोनट कंट्री के तौर पे इन लोगों का एक एसोसिएशंस है, ठीक है। इंडिया में देखने जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा हमारा क्या ग्रो होता है? कोकोनट ग्रो होता है। चलिए तो ये थे हमारे यूपीएससी के हिसाब से करंट वाला सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। देखिए कल भी मैंने आपको बता दिया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि हमारा 2022 का क्वेश्चन खत्म हो गया, 2021 का थ्रू आउट खत्म हो गया, 2020 का भी थ्रू आउट खत्म हो गया और अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है 2019 की ओर, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्टैटिक में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सबसे पहला एमसीक्यू, consider the following: carbon monoxide, methane, ozone, sulfur dioxide. Which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop biomass residue? अरे भैया बहुत आसान सा सवाल। अगर यूपीएससी इतना आसान सवाल पूछेगी तो हर कोई बंदा क्या बन जाएगा? आईएएस बन जाएगा। देखिए क्या पूछा है कि भैया किसके जलाने से एटमॉस्फेयर में यह गैस निकलते हैं? किसको? बायोमास को जलाने से। तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड? बिल्कुल निकलता है। मीथेन वो भी निकलता है। ओजोन उसकी भी हम नाम नहीं कह सकते। और सल्फर डाइऑक्साइड तो वो भी निकलता है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट। In India, the use of carbofuran, methylphenone, phosphate and trizophos is viewed with apprehension. These chemicals are used as. देखिए इतना विचित्र नाम दे दिया, बाद में उन्होंने बताया कि भैया ये केमिकल है। और यह केमिकल कौन कौन से है? तो बोले कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराहाइलोन फोरेट और ट्राइजोफोस। तो ये जो हमने नाम दिया है यह क्या है? यह केमिकल तो है लेकिन ये किस में इस्तेमाल होने वाले हैं? क्या पेस्टिसाइड्स के लिए, एग्रीकल्चर में, प्रिजर्वेटर्स इन प्रोसेस फूड में, फ्रूट रिपिंग एजेंट्स में, यानी कि हमें लंबे समय तक फूड को क्या करना है? जिंदा रखना है, लंबा रखना है, ताज़ा रखना है, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन है कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स में मॉइस्चराइजिंग वाला पार्ट्स बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। चलिए
यह हमारा EPA जो 1986 है, यह क्या करता है? पहला, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशंस इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। अरे भैया, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है कि जो लोगों के बिना गवर्नमेंट नहीं कर सकती? ठीक है, और लोगों के बिना गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट ऐसी आशा कभी भी नहीं रखेगी कि लोगों की ओर से अगर आएगा तभी हम करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ टू डू इट। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा, lay down the standards for emissions or discharge of environmental pollutants from various resources। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है, मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है और इस इंडस्ट्री में आप कुछ धुआं गैस वगैरह छोड़ देते हो, तो उसको जो लिमिट रखाते हैं वह लिमिट के आपके ऊपर बाइंडिंग होता है। उसके लिए क्या तय किया जाता है? स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं। तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस गलत है। तो भैया हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है करेक्ट वाला, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए एक और आसान सा सवाल आपके सामने है। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस एज एन इम्पोर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, सबसे पहले तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी ने किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब प्रोड्यूस करने के साथ साथ जब तक उसका सही तरह से डिस्पोजल ना हो जाए, सही तरीके से उसका क्या ना हो जाए, डिस्पोजल ना हो जाए, तब तक उसकी जिम्मेदारी होती है। अब मान लीजिए आपने कोई लेज़ का पैकेट लिया है, ठीक है, अगर वेफर खाने का बहुत ज़्यादा मूड हो गया तो आपने लेज़ का पैकेट लिया है, तो लेज़ कंपनी बनाने के साथ बेचने के साथ अपने हाथ ऊपर नहीं कर सकती। उसको क्या तय करना पड़ेगा? उसको तय करना पड़ेगा कि उसका जो लेज़ का पैकेट आपने खाने के बाद छोड़ दिया है, यह ना ही आपके सी में चला जाए, ना ही लैंड में चला जाए, ना ही कहीं माउंटेन पे चला जाए, ना ही आप चंद्रयान 3 पे साथ उसको भेज दो। आपको उसको सही तरीके से क्या करवाना है? डिस्पोज करवाना है। चाहे तो आप रिसाइकल करवा लो, चाहे तो आप रीयूज करवा लो, चाहे तो आप रिटर्न मंगवा लो, कुछ भी करो, लेकिन यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह किसकी है? प्रोड्यूसर की है। तो यह हमने किस में किया था? पहला, द बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998 में, रिसाइकल प्लास्टिक रूल्स 1999 में, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 में। तो देखिए, 2 98 99 का है और 2 हमें दिया है 2011 का। तो सही आंसर आपको पता होगा, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में यह हमने तय किया था कि भैया आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सारी चीज़ें को वापस मंगाना है और रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज करना है। ठीक है, चलो एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। चलिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का जो क्वेश्चन है यह हमने पूछ लिया था यूपीएससी ने। कब? यूपीएससी ने पूछा था 2019 में। ठीक है, क्या लिखा है कि उसके रिगार्डिंग आपको कैसा सेंटेंस ढूंढना है? करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। पहला, वेस्ट जनरेटर हैज सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। अच्छा, 5 कैटेगरी। दूसरा, द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। ऑल ओनली, यह थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम सेंटेंस लग रहा है। तीसरा देखते हैं, the rules provide for exact and elaborate criteria for the identifications of sites for landfills and waste processing facilities। yes, ये बात हमें बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि लैंडफिल ढूंढने के लिए हमें एकदम सटीक तरीके से उसके इंडिकेटर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि आपके जो लैंडफिल्स होते हैं उससे अगल बगल में पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका एयरपोर्ट्स है तो एयरपोर्ट्स के अगल बगल में ऐसी लैंडफिल रखेंगे तो क्या होगा कि पक्षी वगैरह आएंगे, ठीक है, बर्ड्स विल कम एंड बर्ड हीट की जो घटना है वो भी बढ़ जाएगी। तो इन सारे रूल्स को क्या किया है? नोटिफाई किया है, मेंशन किया है। तो तीसरा वाला जो सेंटेंस है यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है।
और साथ में चौथा सेंटेंस कह रहे हैं कि इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव ऑन द अनदर डिस्ट्रिक्ट। नहीं भैया, यह ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, तो हमें अपना आंसर मिल गया, सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।